Hi everyone, welcome to IB Biology classes. We are going to discuss about respiration, general about respiration कि जो respiration है उसकी definition के बारे में हम बात करेंगे. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, सरफेस क्या होता है और जो ज़रूरत है रेस्पिरेशन की, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम बात करेंगे. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है. उसके अलावा एरियोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, अनएरियोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा. जो एरियोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगा. इसके अलावा कि जो ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूज़न है, इन गैसेस का जो डिफ्यूज़न है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका जो डिफ्यूज़न है वो किस बेस पे होता है कि एटमॉस्फेयर से वो एल्वेलाई में कैसे डिफ्यूज़ इन हुई, एल्वेलाई से CO2 कैसे डिफ्यूज़ आउट होगी, सेलुलर लेवल पे कैसे डिफ्यूज़न चलेगा, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे ये डिफ्यूज़न हुआ है. तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि ये रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या. रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है. कैटाबोलिक मतलब कि ब्रेक डाउन. इसके अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा सबस्ट्रेट का. तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन एंड बॉडीज CO2 थ्रू लिक्विड मीडियम. किस मीडियम के थ्रू, थ्रू लिक्विड मीडियम. कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से बनने वाले CO2 के साथ, और जो मीडियम है वो ब्लड लिक्विड मीडियम के थ्रू ये क्या होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंज किया जाएगा. क्यों एक्सचेंज किया जाएगा, ताकि क्या हो सके, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो सके. क्यों, फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए यूटिलाइजेशन हो सके ऑक्सीजन का, ताकि क्या प्रोड्यूस की जा सके, टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP. और ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं. कि रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक process which involve exchange of environmental oxygen and body's carbon dioxide through a liquid medium to utilize maximum oxygen for the oxidation of glucose in the mitochondria. कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं. To produce the energy, some of which is stored in the form of high energy bond of ATP molecule as biological useful energy. तो जो ये रेस्पिरेशन है ये इसकी डेफिनेशन हुई. जो रेस्पिरेशन है वो कैसी प्रोसेस है, वो है एक फिजियो केमिकल प्रोसेस. कि इसमें फिजिकल मूवमेंट भी होगी और केमिकल का भी ब्रेकडाउन होगा, केमिकल भी यूज अप होंगे. तो ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, कि जिस कंपाउंड का रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होगा उस कंपाउंड को, कि जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडाइज किए जाएंगे इन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग जिनका ऑक्सीडेशन होगा, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे. और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा, सरफेस वो होगा जिसके ऊपर गैसेस का एक्सचेंज किया जाएगा. कि रेस्पिरेटरी सरफेस एक ऐसा प्लेस है जिसके ऊपर गैसियस एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस. अभी इसके करेक्टरिस्टिक की भी हम बात करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो होना कैसा चाहिए, कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो रेस्पिरेटरी सरफेस तो हमें समझ में आ गया कि सरफेस एट विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इज नोन एज, इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस. तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होंगी, कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट मस्ट बी थिन. कि इसकी जो थिकनेस है वो लेस देन 1
mm होनी चाहिए डिफ्यूज़न के लिए। अगर इससे ज़्यादा थिकनेस है, 1 mm से ज़्यादा थिकनेस होगी रेस्पिरेटरी सरफेस की, तो डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, वो हाईली परमिएबल होना चाहिए जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं O2 CO2 उनके लिए। और तीसरी करेक्टरिस्टिक कि ये मॉइस्ट होना चाहिए, या तो ये मॉइस्ट हो वाटर से या फिर ये मॉइस्ट हो सकता है म्यूकस से। फिर इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि गैसेस का एक्सचेंज एडिक्वेट अमाउंट में हो सके। इनफ अमाउंट में गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है इट शुड बी लार्ज। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हाईली वस्कुलर होना चाहिए, मतलब उसके पास जो ब्लड सप्लाई है रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, कि जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, तो जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है उस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होना चाहिए। फिर ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसके पास, इसके कांटेक्ट में प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए, जैसे कि हम बात करें हीमोग्लोबिन की, ताकि ऑक्सीजन एंड CO2 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा अगर हम लंग्स की एल्वेलाई की बात करें तो जो लंग्स की एल्वेलाई है, ये जैसे एक बलून लाइक एल्वेलाई है लंग्स की, उसके ऊपर थिन फिल्म होती है फोस्फोलिपिड लेसिथिन की। ये लेसिथिन फोस्फोलिपिड की एक थिन फिल्म है जो कि किसकी तरह काम करती है, एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करती है, ताकि जो एल्वेओलाई है वो क्या रहे, मॉइस्ट रहे, और ये आपस में जब सरफेस टेंशन कम हो तो ये आपस में क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सिकुड़ ना जाए। तो ये है कुछ करेक्टरिस्टिक्स, मेनली 8 करेक्टरिस्टिक हमने देखी जो गैसियस सरफेस है, गैसियस एक्सचेंज का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, उस फूड को हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। यूटिलाइज करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका हमने ऑक्सीडेशन किया तो उससे हम क्या कर सकें, ATP को प्रोड्यूस कर सकें, एनर्जी को बना सकें। दूसरा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में CO2 का प्रोडक्शन होता है और ये CO2 हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक है। तो इस CO2 को बॉडी से बाहर क्या करना पड़ेगा, एक्सपेल आउट करने के लिए भी हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हाईली पॉइजनस गैस है तो इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। फिर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन के अंदर तो क्या होगा कि डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, देयर इज ए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन environmental oxygen generally of water and CO2 of body, कि बॉडी की CO2 और बाहर के एनवायरनमेंट में जो वाटर में ऑक्सीजन है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होगा गैसेस का। जैसे ये बॉडी सरफेस है और ये वाटर है तो वाटर से डायरेक्ट O2 अंदर डिफ्यूजिंग होगी, CO2 बाहर डिफ्यूज़ आउट होगी। यहाँ पर किसी भी टाइप की नो नीड फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट, कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लाइक हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल है बॉडी की वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगी।
इसका जो ये डायरेक्ट एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये किस प्रिंसिपल पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न के बेसिस पे ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि किन किन ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स में, स्पंज में, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जनरली उनके अंदर ये प्रेजेंट है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स में भी। फिर इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में कोई डायरेक्ट एक्सचेंज या फिर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता ऑक्सीजन का और CO2 का। जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मीडियम। फिर ये किसके अंदर मिलेगा? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनिमल के अंदर ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन मिलता है। और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के अंदर कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी वॉल काफ़ी थिक है, तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ O2 CO2 का डिफ्यूज़न करके एक्सचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो काफ़ी टाइप के हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, स्किन, इसके थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गिल्स हैं, लंग्स हैं, और यहाँ पर जो मीडियम है वो ब्लड है। ब्लड इज प्रेजेंट एज मीडियम फॉर गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बात हुई डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, एरियोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरियोबिक रेस्पिरेशन। जो एरियोबिक रेस्पिरेशन है वो तो होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अनएरियोबिक रेस्पिरेशन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कि जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ अनएरियोबिक होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरियोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड। यहाँ पर CO2 हमेशा प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ जो ATP बनेगी, जो एनर्जी बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, जैसे कि उसकी अमाउंट 2800 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर सिर्फ 210 किलो जूल एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी। ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर एरियोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। ये कुछ अनएरियोबिक बैक्टीरिया के अंदर और ईस्ट के अंदर एंड वॉर्म्स के अंदर, जो कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, उनके अंदर ये अनएरियोबिक रेस्पिरेशन चलेगी। जैसे ईस्ट के अंदर है C6H12O6। अगर हम बात करें ईस्ट की तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? C2H5OH इथेनॉल के अंदर। साथ में CO2 प्रोड्यूस होगी और 210 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो एरियोबिक रेस्पिरेशन है उसकी अगर रिएक्शन की बात करें तो उसकी रिएक्शन में, एरियोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी कि C6H12O6 प्लस 6O2 और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरियोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो 6CO2 6H2O प्लस 2800 किलो जूल ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं, उन इंटेस्टाइनल वॉर्म के अंदर अगर हम इस ब्रेकडाउन की बात करें कि जो ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइनल वॉर्म के अंदर इथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होता, ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक
एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड CH3CHOH लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस होगा, साथ में थोड़ी बहुत अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। अब जो ये एरियोबिक रेस्पिरेशन है, इस एरियोबिक रेस्पिरेशन के दो फेज चलते हैं, 2 phases ऑफ एरियोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन से हैं वो 2 फेज? एक तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस लाइक फॉर एग्जांपल लंग्स के ऊपर। ये कहाँ होगा इंटरनल? एट सेल्यूलर लेवल पे। यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में होगा? वो होता है एयर या फिर वाटर की ऑक्सीजन एंड ब्लड के CO2 के बीच में एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज। ये कैसी है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी फूड ऑक्सीडाइज्ड नहीं किया जाएगा और यहाँ पर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसके अपोजिट यहाँ क्या होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो ऑक्सीजन तो जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और CO2 जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उनका एक्सचेंज होगा। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा और फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये इन्वॉल्व करता है एंजाइम्स को। अभी जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर इन्हीं दोनों चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे। अगर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पूछ ले तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये 2 फेज हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जो गैसियस एक्सचेंज है कि मैंने यहाँ भी गैसियस एक्सचेंज की बात की, यहाँ भी गैसियस एक्सचेंज की बात की, तो जो ये आपस में गैस एक्सचेंज हो रही है O2 CO2 के साथ, CO2 O2 के साथ, तो ये किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस बेसिस पे होता है? जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो कैसी प्रोसेस है? गैसेस की एक्सचेंज एक फिजिकल प्रोसेस है और ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर, कि जो गैस है उसके डिफ्यूज़न के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर। डिफ्यूज़न जैसे हमें पता ही है, डिफ्यूज़न इज सिंपल रैंडम motion of molecules from higher concentration to lower concentration. Diffusion is a process of simple random motion of molecule from its higher concentration to lower concentration, or we can say from higher partial pressure to lower partial pressure of that molecule. अब ये जो अभी मैंने नाम लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्ट इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, की बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उन मिक्सचर में से मैं एक पर्टिकुलर गैस की बात करूं, वो गैस कितना प्रेशर लगाती है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। इसकी यूनिट क्या है? mm ऑफ Hg इसकी यूनिट है। इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस इनटू परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर, कि उस मिक्सचर के अंदर उस पर्टिकुलर गैस का कितना परसेंटेज है, इससे हम निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कि उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है उस मिक्सचर के अंदर।
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस गैस का कितना कंसंट्रेशन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन इन मिक्सचर, कि अगर इसकी ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा, उस गैस का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा मिक्सचर में। अगर ये कंसंट्रेशन कम है तो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी कम ही होगा। जो ये वाली चीज़ हमने अभी सोल्व की, ये पार्शियल प्रेशर, ये बताया था डाल्टन्स ने, डाल्टन्स लॉ के अंदर। एक होता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वांटिटी ऑफ ए गैस विल डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी, कि जो क्वांटिटी है गैस की, कि कितनी अमाउंट में कोई भी गैस है वो क्या हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मिक्सचर के अंदर उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। दूसरी बात कि उस गैस की सोल्यूबिलिटी कितनी है। अगर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी गैस की ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी गैस ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। अब कुछ डाटा देखते हैं हम कि रेस्पिरेटरी गैस का पार्शियल प्रेशर, कि जैसे एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg, CO2 0.3 mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर 100 mm ऑफ Hg, CO2 इज 40 mm ऑफ Hg, कहीं कहीं पे 104 mm ऑफ Hg भी लिखा हुआ मिलेगा। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर हम बात करें तो 40 एंड 46, वहीं अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 104 या 100, 40। और टिश्यू की बात करें तो टिश्यू का सेम होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, ये है 40 एंड इट्स 46। तो जो ये इन दोनों गैसेस के अंदर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है इनके डिफ्यूज़न के लिए। वो हम आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है। एक तो बोलते हैं हम पल्मोनरी एक्सचेंज, एक होता है सिस्टेमिक एक्सचेंज। पल्मोनरी एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा? एल्वियोलाई के बीच में और ब्लड की कैपिलरीज के बीच में। जो सिस्टेमिक एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में होगा? बिटवीन सिस्टेमिक ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू और सेल ऑफ बॉडी। जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ मैं कि ये है एल्वियोलाई, यहाँ से पास ऑन हो रही है, ये थोड़ा सा गैप है इसके बीच में, ये है एल्वियोलाई की एंडोथीलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये इस कैपिलरी की एपिथीलियम है। तो ये है रेस्पिरेटरी सरफेस, इसमें जो ब्लड है वो है रेस्पिरेटरी मीडियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 159 और नियर अबाउट 160 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज 0.3 mm ऑफ Hg। ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 और 100 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का 159 या 60, यहाँ 100 और 104। तो यहाँ पर नियर अबाउट जो 55 to 60 mm ऑफ Hg का डिफरेंस है, वो ही डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तक ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न के लिए। यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर सिर्फ 0.3 है और एल्वियोलाई के अंदर 40 है। तो इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से CO2 डिफ्यूज़ आउट होगी एटमॉस्फेयर के अंदर। यहाँ ये किसकी? इंस्पायर्ड एयर की। यहाँ तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या पार्शियल प्रेशर है, ये इंस्पायर्ड एयर के अंदर क्या पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पर पल्मोनरी
फ्रॉम ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आती है उसके अंदर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 40 mmHg और CO2 का कितना होगा 46 mmHg। तो ये ही ब्लड यहाँ पे आएगा तो 40 और 160 का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जाएगी, यहाँ 46 यहाँ 46 के डिफरेंस जो CO2 है वो हाई टू लो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगी, और ऑक्सीजन है वो हाई टू लो इधर आएगी इस साइड में। अब जब ये ब्लड जा रहा है कहाँ पे, टू पल्मोनरी वेन, तो इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 100 या फिर 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 mmHg। ये है सिंपल डिफ्यूज़न की कहाँ पर किस चीज़ का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर मैं एक टिश्यू या सेल बनाऊँ तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना होगा 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 46। जब ये ब्लड आएगा इस टिश्यू के पास में हार्ट के एट्रियम में जाके फिर वेंट्रिकल से पास ऑन होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ब्लड आया तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो तो कितना है 40, यहाँ 46, तो ऐसे एक्सचेंज होगा, यहाँ से यहाँ जाएगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 या फिर 100, और यहाँ 40, तो हाई टू लो इस टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आएगी और इस टिश्यू से CO2 है वो बाहर ब्लड के अंदर जाएगी। फर्दर यहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट के एट्रियम में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, राइट में, लेफ्ट में, और फिर वो जाके किसके अंदर चला जाएगा इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ऐसे हम चैम्बर बनाते हैं हार्ट का। ये इस साइड में राइट लेफ्ट, राइट एट्रियम, ऐसे इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये वाली पल्मोनरी वेन है वो यहाँ पर ब्लड लेके आएगी, यहाँ से यहाँ मूव ऑन करेगा ब्लड बॉडी में, फिर बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो इसके अंदर आएगा, यहाँ से ये लेके जाएगा इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। तो ये वाला डायग्राम हम यहाँ भी बीच में भी ऐड कर सकते हैं। चैम्बर बनाइए हैं हार्ट के 4 कि लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड आया इसके अंदर, ये यहाँ से यहाँ से मूवमेंट होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और ये जाएगा फिर ऐसे। तो ये सिंपल थोड़ा जनरल है रेस्पिरेशन के बारे में, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन टॉपिक्स है, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, डिसोसिएशन कर्व, हेल्डन शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, वो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा जनरल बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं यही नहीं बता दी कि किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर जो एक्सचेंज है वो हो रहा है, तो जो मैकेनिज़्म है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे हुआ, वो हमारी समझ नहीं आता, इसलिए ये चीज़ थोड़ी बतानी ज़रूरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।